आप सभी को स्वागत है नेट जेआरएफ 2023 दिसंबर एग्ज़ाम हिंदी विषय के लिए। आप सभी को नेट अचीवर्स ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज हम स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर चर्चा करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको महत्वपूर्ण कथन के बारे में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नाटक की सारांश जो है पूरी तरीके से चर्चा किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए मुझे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर। और स्कंदगुप्त नाटक किसने लिखा था, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक स्कंदगुप्त नाटक है। और इसकी प्रकाशन वर्ष के ऊपर अगर आपको बोला जाए, स्कंदगुप्त नाटक जो है 1928 में लिखा गया था। और ये जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रौढ़ रचना है। प्रौढ़ का अर्थ होता है सबसे बड़ी रचना है। और इसका हम जो है 140 पृष्ठ के अंदर इस रचना को लिखा गया है। ये एक नाटक है और इस नाटक को जो है 140 अंक के मतलब पृष्ठ में लिखा गया है। इसके अंदर कहा गया है कि आलोचना ने प्रसाद जी के इस नाटक को राष्ट्रीय दृष्टि से उत्तम माना है। मतलब हमारे राष्ट्र के उन्नति के या उसके आधार पर ये लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कुल जो है 5 अंक देखने को मिलते हैं। इस 5 अंक के अंदर हम जो है इसकी दृश्य योजना को याद रखते हैं कि 776 के आधार पर याद रखते हैं। आगे की ओर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। शेक्सपियर के नाटकों में भी 5 अंक की परंपरा भी मिलती है। तो शेक्सपियर को ध्यान में रखकर जो है स्कंदगुप्त नाटक के अंदर भी हमको 6 दृश्य जो है देखने को मिलता है। क्रमशः रूप में इसको जो है हम देखते हैं। 5 अंक है और आपको 5 अंक का जो है दृश्य पहले अंक में 7 दृश्य, उसके बाद के अंक में 7 दृश्य, उसके बाद के अंक में 6 दृश्य, इस तरह से क्रमशः देखने को मिलता है। कुल दृश्य की संख्या जो है हमको अगर पूछा जाए एग्जाम में तो 33 है इसका कुल दृश्य। कितना कुल दृश्य बताएंगे कि 33 है इसका कुल दृश्य। इसके 5 अंक का क्रमशः 7767 तथा 6 इस तरह से विभक्त किया गया है। मतलब इसको इस तरह से बांटा गया है। अगर कुल गीतों की संख्या पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 17 जो है कुल गीत की संख्या है। कुल गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी ने 17 जो गीत इसमें समाहित किया हुआ है। तो हम जो नेट जेआरएफ है उसमें सिर्फ जो है वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इसको बना रहे हैं। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे की ओर देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल खंड जो कि गुप्त साम्राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। तो इसमें गुप्त साम्राज्य की चर्चा किया गया है। गुप्त साम्राज्य को प्रमुख स्थान में रख करके जयशंकर प्रसाद जी इसको लिखते हैं और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। हिस्टोरिकल जो है व्यू हमको देखने को मिलता है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के क्रम में। यह नाटक गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है।
अगर आपको पूछा जाए कि ये नाटक किसके जीवन पर आधारित है, मुख्य नायक कौन है, तो आप स्कंदगुप्त कहेंगे। और इन्होंने 5वीं सदी में उज्जैन पर शासन किया और भारत के उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों, शंकों और हूणों के साम्राज्य को समाप्त किया था। तो आपको पूछा जाएगा कि स्कंदगुप्त कितने सदी के जो है शासक थे, तो आप बोलेंगे कि 5वीं सदी के शासक थे, उनका नाम है स्कंदगुप्त। वो भारत को जो है उद्धार के लिए जो कारियों ने आक्रमण किया था, उसके रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत ही अपना जीवन को इसमें समर्पित किया था। तो उसके ऊपर जो है जयशंकर प्रसाद जी इसके ऊपर वर्णन करते हैं और एक ऐतिहासिक नाटक जो है लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये लगभग 1928 की घटना के ऊपर आधारित है और इस घटना के ऊपर, उससे पहले घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने 1928 में इसको लिखा है, ये हमको याद रखना है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में विदेशी आक्रांताओं का आतंक और ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चरण पर था। प्रसाद जी के समय भी वही समस्याएं थी। वहाँ विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेजी थे और ब्राह्मण और बौद्ध की जगह हिंदू मुस्लिम थी। तो हमको पूरी तरीके से याद रखना है कि इस शासनकाल के अंदर ब्राह्मण बौद्ध के जो संघर्ष था वो चरम पर था, मतलब सबसे ऊपर की स्थान पर था। प्रसाद जी के समय भी वही समस्याएं थी और इस समस्या को आधार में रख कर के ये नाटक की रचना किया गया। वहाँ विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेजी थे, कौन थे, अंग्रेज थे, और ब्राह्मण और बौद्ध की जगह हिंदू और मुस्लिम थे। मतलब जब जयशंकर प्रसाद जी का समय था, उस समय हिंदू मुस्लिम का दौर था और ये समय जो स्कंदगुप्त का शासन था, उस समय ब्राह्मण और बौद्ध का समय था। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया है। तो हम इस नाटक के उद्देश्य के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या ये नाटक बताने की कोशिश करता है, इस नाटक के ऊपर हम क्या देखेंगे। तो आप अगर एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आपके मनोमस्तिष्क में ये चीज़ आ जाएगा कि कैसे ये नाटक को याद रखना है। इसमें पात्र जो है बहुत सारे हैं, आपको याद रखने में मुश्किल होगा, उसके लिए आप खुद जो है ट्रिक्स बना करके इसको याद रखें। नाटक का उद्देश्य क्या है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार है। तो राष्ट्र के लिए या विश्व प्रेम की मानवता, विश्व प्रेम का किस तरह से सटीक चित्रण हमारे मनोमस्तिष्क में आए, इसके ऊपर जोर दिया गया है। मनुष्य को मानवता का जो है सही पाठ पढ़ाने वाला ये नाटक है। लोक कल्याण की भावना, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना यहाँ पे देखने को मिलता है। सहिष्णुता और क्षमाशीलता इसमें दिखाया गया है। किस तरह से हम जो है एक सहिष्णु व्यक्ति बन सकते हैं। सहिष्णु का सही अर्थ है कि किसी भी ऊंच नीच ना समझते हुए कोई भी बात को समझना या उसको सह जाना और गलती को क्षमा प्रदान करना, ये नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। स्कंदगुप्त नाटक जो है देशभक्ति का स्वर अधिक मुखरित होता है। इस नाटक में जो है हमको देश प्रेम देखने को मिलेगा। तो इस नाटक की सारांश के अंदर भी बात करेंगे, इस नाटक के अंदर की गूढ़ रहस्य को पहचानने की कोशिश करेंगे। पहले इसके जो है नाटक के पात्र को देखने की कोशिश करते हैं। इस नाटक के कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं।
नाटक के पात्र पुरुष पात्र हैं। पहला है स्कंदगुप्त, जो कि युवराज है विक्रमादित्य। उसके बाद सेकंड है कुमारगुप्त, जो कि मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त, जो कि कुमारगुप्त का भाई है। कर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपाणि, जो कि पद का पुत्र है, इसको याद रखना है। बंधु वर्मा मालव का राजा है। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है। इस तरह से घुमा घुमा करके क्वेश्चन आएगा और हम फंस जाते हैं। एमसीक्यूज में हमको बहुत ही गड़बड़ महसूस होता है, तो इस तरह से हमको इसको कोरिलेट करके पढ़ना है जिसमें से कि हमको याद रहे। भीम वर्मा किसका भाई है? बंधु वर्मा का भाई है। मात्रगुप्त कौन है? काव्यकर्ता है कालिदास का। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। 10 नंबर में आते हैं सर्वनाश, जो अंतर्वेद का विषयपति है। सर्वनाश हमको और एक नाटक में भी देखने को मिला था, जो कि भारत दुर्दशा नाटक में आया था। भारत का सर्वनाश करने के लिए इसको देख करके चलें। ये जो है आपको नाम आने से आपके मनोमस्तिष्क में वही नाटक फिर से दोहरा जाना चाहिए। आपको अगर वो दो नाटक देखना है, मैं इस दो नाटक का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा इससे पहले मैं इस चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जा कर के वो दो को भी आप देख सकते हैं। उसका संपूर्ण विवेचन हो चुका है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। सर्वनाश का बात हो चुका है। कुमार दास, जो कि धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त, जो कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। पुरगुप्त। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमार मात्य है। और सिंघल, जो कि पूर्ण आक्रमणकारियों का दस्तक होता है। मृदुत, जो कि विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रमण महाबोधि विहार स्तबीर है। और लास्ट में है महाप्रतिहारी महादंडनायक नंदीग्राम का दंडनायक और प्रहरी सैनिक आदि इत्यादि जो है और जो है इस पात्र है। तो इसके जो है प्रमुख स्त्री पात्र के ऊपर चर्चा करते हैं। स्त्री पात्र कौन कौन है? पहला है देवकी, जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता है। अगर पूछा जाए स्कंदगुप्त की माता कौन है और ऑप्शन में दे दिया जाए कि देवसेना, विजया, कमला, देवकी, तो आपको सही उत्तर उसमें से चयनित करना है और देवकी में टिक मार्क लगा करके आना है। अनंत देवी, जो कि कुमारगुप्त की छोटी रानी पुरगुप्त की माता है। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री और मालव की रानी है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। इन सभी को रिलेट करते हुए याद रखें और इसको अपने नोट कॉपी में लिख करके रखें, जिसमें कि आपको रिवीजन करते टाइम भी क्विकली उन सभी चीज़ों को याद करना आसान हो जाए। उसके बाद कमला भट्टार्क की जननी है। रामा, जो कि सर्वनाश की स्त्री है। जो पहले पुरुष पात्र हम देखे थे सर्वनाश की स्त्री कौन है, इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो आप लिखेंगे रामा। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी है। और नंबर 9 में देखने को मिल रहा है सखी, दासी इत्यादि जो है इसमें स्त्री पात्र देखने को मिलते हैं। तो आपको इस नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण कथन दे देता है और उसको कहने वाले का नाम पूछा जाता है। तो ये नाटक 140 पेज में लिखा गया है और इसमें से महत्वपूर्ण कथन को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये कंटेंट बनाना, इसको प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए मेरे जो है मनोबल को दृढ़ कर सकते हैं, और इस तरह के नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए और जो भी नाटक लगे हुए हैं वो क्रम सहित प्रस्तुत करता जाऊंगा। तो वापस चलते हैं कि महत्वपूर्ण कथन के ऊपर हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण कथन कौन कौन सा है? पहला है, तुम लोग भाग की चिंगारियां हो या स्त्री हो। ये किसका कथन अगर पूछा जाए तो विजया की कथन है। तुम लोग भाग की जिंकारियां हो या स्त्री हो, इस तरह का कथन पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि ये जो है विजया का कथन है। सेकंड में, मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों ना गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार्क, तेरी माँ की एक ही प्रथा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों में पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा परंतु हास्य। ये कथन क्या है, किसने कहा था? कमला ने कहा था। इसको याद रख करके चलें। आर्य समाज का उद्धार हुआ है बहिन। सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छ राजा ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गो ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतपाई आंखें उठाकर नहीं देखता। लोहित्य सी सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक सामगान होने लगा। तो भीम वर्मा का कथन है। ये सब कथन आपको कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, इसका जो है याद रखना है। और ये सभी आता है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर और हमको कंफ्यूजन में डालता है। इस वजह से मैं इसको 1 2 3 4 करके लिख दिया हूँ। आपको इसको लिखना है और याद रखने की कोशिश करना है। वीरों, तुम्हारी विश्व जननी वीर गाथा सुर सुंदरियों की वीणा के साथ स्कंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शास्त्र ने बर्बर हुनों को बता दिया है कि रणविधा केवल नृशंसता नहीं है, जिनकी आतंक से आज रूस साम्राज्य प्रदाकांत है। उन्हें तुम्हारी लोहा मनाना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर है। बंधु वर्मा का कथन है और इस कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचवें जो है जयमाला की कथन के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली की तलवारों के तेज को कब तक सह सकती है। श्रेष्ठ कन्या यह क्षत्राणी है। ये जो है जयमाला का कथन है। यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तो स्कंदगुप्त का ये जो है प्रण लेना, ये किसका कथन पूछा जाएगा तो आप लिख लेंगे कि ये जो है स्कंदगुप्त का कथन है। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर दिया हुआ है कि देव से नंबर 7 की ओर, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही ना चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। तो देवसेना का कथन है। इस दृश्य में कहा गया है, अंक नंबर 5 और दृश्य नंबर 6 में कहा गया है। इसको आप जो है याद रखना है। अगर पूछा जाए तो देवसेना कौन है तो बंधु वर्मा की बहन है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। इन सभी को याद रखते हुए चलना है और अपने मनोमस्तिष्क को दृढ़ करना है कि ये सभी मुझे याद रहेगा। नंबर 8 में, हम क्षत्राणी है,
चिर संगिनी खड्ग गलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। ये किसका कथन है? ये जो है जयमाला का कथन है। किसका कथन है? आपको अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये जो है जयमाला का कथन है। और उसके बाद नंबर 9 में देखते हैं कि विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। तो देवसेना की उदार वाणी की जयमाला विरोध करती हुई कहती है। ये कथन किसका है? जयमाला का है, और जयमाला उसका विरोध करते हुए कहती है। अब और जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और नंबर 10 को जो है समझने की कोशिश करते हैं। बंधु वर्मा का कथन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। यह कथन किसका है? बंधु वर्मा का है। आगे की ओर चलते हैं। नंबर 11 में बंधु वर्मा का कथन को समझ रहे हैं। मालव का राज कुटुंब एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत हो। ये जो है बंधु वर्मा का कथन है। नंबर 12 में भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। ये जो है पर्णदत्त का कथन है। पर्णदत्त का कथन को आपको ध्यान में रखना है। भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। ये जो है आपका पर्णदत्त की कथन है। नंबर 13 में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कंद से मैंने उनसे मतलब स्कंद से प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। आज ही प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ, बस फिर नहीं। ये देवसेना अपने सखियों से कहती है। यह एक क्षण का रुदन अंततर स्वर्ग का सृजन करेगा। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है, तभी मैं संगीत की बीना मिला लेती हूँ। मैं तभी जो कि बीना मिला लेती हूँ, ये जो है याद रखना है, और उसी में सब छिप जाता है। कौन कहती है? ये जो है देवसेना अपने सखियों से कहती है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। कुल में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। ये जो है देवसेना का कथन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। आप सभी को इसको याद रखना है। अगर याद नहीं रह रहा है तो इसको नोट बना करके रखें और अपने पास जो है उसको बार बार रिवाइज करें। तो स्कंदगुप्त का कथन अगर पूछा जाए तो भट्टार्क, यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। ये जो है स्कंदगुप्त का कथन है। उसके बाद साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता, स्कंदगुप्त का कथन है। याद रखें कि साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। ये जो है स्कंदगुप्त का कथन है। उसके बाद 17 नंबर में आखिरी कथन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है। IMP स्टार मार्क बना करके रख लीजिए। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं कोच देकर क्रांत साम्राज्य नहीं चाहता। ये कथन किसका है? इस कथन में स्कंदगुप्त का प्रतीक गर्व और आत्मसम्मान का भाव निहित है। अपने सम्मान के लिए ये स्कंदगुप्त अपना का जो है वाच्य या कथन कहता है। तो ये रहा महत्वपूर्ण कथन। अब हम देखेंगे नाटक की सारांश के ऊपर, सारांश को समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अभी तक तो 24 मिनट्स के आसपास हो चुका है, लेकिन हम इसको समझ करके ही आज दम लेंगे। प्रथम अंक को समझते हैं। कुल कितने अंक हैं अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि 500 अंक है। और उसको याद कैसे रखें? 500 अंक में जो है दृश्य बिंब को याद रखने का टेक्निक आपको बता दिया था। आप जो है उस टेक्निक को याद रखने की कोशिश करें, और उस टेक्निक के अंदर हम अच्छी तरीके से उसको समझ करके चल रहे थे कि उसका
पूर्ण कितना था? पहला अंक में 7 दृश्य, दूसरे अंक में 7 दृश्य, तीसरे अंक में 6 दृश्य, उसके बाद के अंक में 7 दृश्य, उसके बाद के अंक में 6 दृश्य। इस तरह से हम देख रहे थे। पहले अंक में 7 दृश्य का परियोजना हम प्रस्तुत करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप डीपली इस चैनल से जुड़ते रहिए और आपको बोरियत महसूस होगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐतिहासिक रूप है, तो इसको समझने के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा, हमको उससे थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। प्रथम अंक के अंदर मैं गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह और सम्राट कुमारगुप्त के विलासपूर्ण जीवन, गुप्त साम्राज्य की शांति और सुव्यवस्था स्थिति में बदली हुई है, इसका चित्रण लेखक ने किया हुआ है। सम्राट अयोग्यता, वीरसेन के असमय मृत्यु, विदेशी आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मतलब देवसेना, ये आपका वीरसेन का जो दुश्मन आते हैं उनके अंदर जो है लड़ाई करते करते उसका मृत्यु जो है सुनिश्चित हो जाता है और उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य भविष्य के रूप से बढ़ जाता है। स्कंदगुप्त के लिए पारिवारिक विद्रोह की भ्रांति और आर्यव्रत की गौरव की रक्षा यही प्रथम कर्तव्य बन जाता है। स्कंदगुप्त को ही भार संभालना पड़ता है। उसी समय पुरगुप्त, भट्टार्क और आनंद देवी षड्यंत्र करते हैं और असफल किया जाता है। स्कंदगुप्त को राजा बनाया नहीं जाता, अर्थात इन लोगों का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाता है और साम्राज्य के परम शुभचिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, दंडनायक, ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है और वह द्वंद्व में रहता है। फिर भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति लगाकर पुनः जुड़ जाता है। तो स्कंदगुप्त से हमको भी सीखना चाहिए कि किस तरह से अपना हर एक पोटेंशियल को यूज करते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलें। तो पहले अंक को आपको समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए कि पहले विदेशी आक्रमणकारियाँ आते हैं, उसके साथ साथ कुछ षड्यंत्र होता है। पुरगुप्त, भट्टार्क, आनंद देवी, ये तीनों मिलकर के षड्यंत्र करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उस षड्यंत्र के अंदर जो है पृथ्वीसेन और शुभचिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहारी, दंडनायक, ये सब आत्महत्या कर लेते हैं। उसके साथ साथ स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है या घबरा जाता है, कैसे मैं इस नगर की, इस राज्य की रक्षा करूं। उसके ऊपर उसका पूरा जो पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद दूसरे अंक को हम देखते हैं। दूसरे अंक में क्या होता है? दूसरे अंक में स्कंदगुप्त का प्रयत्न अपने लक्ष्य के लिए रहता है। मतलब स्कंदगुप्त पूरी तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता रहता है, किंतु उसे लक्ष्य के आड़े में ग्रह संघर्ष, ग्रह लिखा हुआ है, यहाँ पे गृह संघर्ष होगा। यहाँ पे आपको गृह संघर्ष लिखना होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ। गृह संघर्ष प्रथम विघ्न के रूप में आता है, मतलब अपने घर में ही समस्या ज्यादा देखने को मिलता है। यह हमें आनंदी देवी और भट्टार्क के षड्यंत्र से पता चलता है। इस अंक में ये दोनों देवकी के हत्या की भी षड्यंत्र करते हैं। तो यहाँ पे देवकी की हत्या का षड्यंत्र भी रचा जाता है, किंतु स्कंदगुप्त के सामने की दूसरी समस्या यह है कि दुश्मन के क्रूर प्रहार से देश की रक्षा करना है। उसी समय स्कंदगुप्त कुमारगुप्त पहुंचकर अपने माँ की रक्षा करते हैं। उसके बाद दुश्मनों का सामना करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति संगठित करते हैं और उसके बाद क्या होता है, आर्थिक सैनिकों के एकत्रित करता है, जिसमें यह वह सफल भी होता है। कौन? स्कंदगुप्त। उसे राज्य की प्राप्ति भी होती है और दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने उसे बंदी रूप में लाया जाता है। मतलब अब क्या होता है, और उसके बाद इस तरह से
उसको सफल रूप प्रदान करने की यहाँ पे बातचीत किया गया है। अब हम तृतीय अंक के ऊपर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता होगा और इसको समझने की कोशिश करें। मैं प्रपंच बुद्धि अनंत देवी भट्टार्क के षड्यंत्र पूर्ण योजना का सामना करना पड़ता है। स्कंदगुप्त और मातृगुप्त मिलकर देवसेन की रक्षा करते हैं। दोनों मिलकर के देवसेना को उनके कब्जे से जो है उद्धार करते हैं। पश्चिम उत्तर सेना के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना, रण क्षेत्र में भट्टार्क का दुश्मनों के साथ मिल जाना, इन घटनाओं से पता चलता है कि भट्टार्क अलग अलग तरीके से स्कंदगुप्त का विश्वासघात करता था और यही उसके कमजोरी था कि उसके अपने ही प्रजा की रक्षा करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता था। प्रपंच बुद्धि जो कि और अनंत देवी का ये षड्यंत्र इसके अंदर मिल करके आता था और स्कंदगुप्त इसमें सक्सेस नहीं पा रहे। स्कंदगुप्त बार बार उसे क्षमा करता है, लेकिन कितना क्षमा किया जाए। भट्टार्क ऊपर दे तो कृतज्ञ होने का दावा करता है, ऊपर से दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र करता रहता है भट्टार्क, लेकिन भीतर से षड्यंत्र बनाता रहता है। स्कंदगुप्त के सेना को दुश्मनों के साथ मिलकर कुंभ पर बांधकर काट दिया जाता है। स्कंदगुप्त के सेना दुश्मन क्या करते हैं, उनको बांध करके पूरी तरीके से ये प्रपंच बुद्धि, ये षड्यंत्र रचने की वजह से ये सब कुछ होता है। यह घटनाएं इसमें आती है, ये घटनाएं तीसरे अंक के अंदर आती हैं। ये मैं छोटे छोटे करके समझा रहा हूँ, इसका हम विस्तृत अध्ययन करें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चौथे अंक में चंद्रगुप्त सिकंदर के निमंत्रण पर कुछ समय के लिए यवन सेना के शिविर में रहता है। शिल्युकस की पत्नी कर्नेलिया, ये एक जो है किसकी पत्नी है पूछा जा सकता है। सेल्यूकस की पत्नी, ये पुत्री कौन है, कर्नेलिया, उससे प्रभावित होता है और सिकंदर पर व्यंग्यपूर्ण चोट करने के कारण चंद्रगुप्त को वहां से भी भागना पड़ता है। उधर चाणक्य की सलाह से सिंहरण चंद्रगुप्त को और नटों का रूप धारण करके पर्वतेश्वर की सेना के शिविर में जाता है कि राजकुमार की कल्याणी भी पुरुष वेश में पर्वतेश्वर का सिकंदर के साथ युद्ध होता है। उन दोनों के अंदर युद्ध हो जाता है। उसके बाद प्रकृति उसका साथ देती है। सिंहरण उसकी सही वक्त पर सहायता करता है और फिर पर्वतेश्वर की पराजय हो जाती है। सिकंदर उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसके साथ मैत्री कर लेता है, मिल जाते हैं और उसके बाद सिंहरण और पर्वतेश्वर के बंदी गृह में मिलता है। ये दोनों कहाँ पे, सिंहरण और पर्वतेश्वर के बंदी गृह में उनका मिलाप होता है। उसके बाद पांचवें अंक का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। पांचवें अंक में सिकंदर की नीर मगध पर आक्रमण करने की भी होती है। चाणक्य चंद्रगुप्त और उसे रोकने की योजना बनाते हैं। मालव गणराज्य के सैनिक चंद्रगुप्त को अपना सेनापति स्वीकार कर लेता है। अलका पर्वतेश्वर को लाभ देती है कि वह उसके साथ विवाह कर लेगी और बदले में वह सिंहरण को मुक्त करा लेती है। अलका पर्वतेश्वर को बाध्य करती है कि वह सिकंदर के रण निमंत्रण पर वह ना जाए। इसी बीच मालविका और चंद्रगुप्त की बीच प्रणय पनपता है। सिकंदर मगध पर आक्रमण करने की योजना बदल देता है। भारत से लौटते समय उसे मालव गणराज्य से लड़ना पड़ता है। चंद्रगुप्त, सिंहरण आदि सामूहिक रूप से सिकंदर का मुकाबला करते हैं। युद्ध में सिकंदर घायल हो जाता है और सिंहरण सिकंदर को प्राण शिक्षा देता है और चंद्रगुप्त कृतज्ञतावश
सिल्यूकस को तोड़ता है और सिकंदर इन सब से मैत्री करके लौट जाता है। मतलब सिकंदर की घटना और पूरी तरीके से यहाँ पे एक युद्ध की घटना का पूरी तरीके से वर्णन होता है। आपको इसमें से इतना ही नहीं और जो है डीप सेंस में पढ़ने की ज़रूरत है, और इसमें सिर्फ मैं जो है उसकी सारांश बताने की कोशिश किया हूँ। आपको अगर समझ में आ रहा है तो देखें कि नाटक का सारांश को समझ करके उसको और अंदर से पढ़ने की कोशिश करें। हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण कथन नाटक का सारांश स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का। इस सारांश को अगर आपको समझ में आया होगा, महत्वपूर्ण कथन आपको अगर समझ में आया होगा, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इसी तरह से किसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नए नाटक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।